दोस्तों आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द कर्स्ड। ये मूवी इसी साल फरवरी में रिलीज की गई है। फिल्म के स्टार्ट में हमें 20th सेंचुरी 1917 का टाइम दिखाया गया है, जहां पर फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वॉर ऑफ सोम चल रही थी। वहां सोल्जर्स के ग्रुप पर जर्मन सोल्जर्स अटैक करते हैं और वो सब बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उन सबको मेडिकल टेंट में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट करते हैं। उनमें एक ब्रिटिश कैप्टन भी था जिसे पेट में 3 गोलियां लगी थी। डॉक्टर वो गोलियां निकाल देता है, लेकिन उसे उनके साथ एक और सिल्वर बुलेट भी मिलती है जो कि आम जर्मन बुलेट से काफी बड़ी और अलग थी। उसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बुलेट कैप्टन के पेट में कहां से आई, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि कैप्टन उस बुलेट के बारे में जानता है। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि घर में किसी आदमी से मिलने आई थी। वो दीवार में लगे एक फोटो फ्रेम को गौर से देखती है जिसमें एक आदमी और 2 बच्चे थे। उसके बाद कहानी 35 साल पहले 19th सेंचुरी में शिफ्ट होती है, जहां हम 2 बच्चों एडवर्ड और चार्लेट को देखते हैं। उनका फादर सीमस टाउन का बहुत ही अमीर और जालिम इंसान था। वो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेता था। टाउन के सब लोग एक तरह से उसके गुलाम थे। वहाँ पर उसी का हुक्म चला करता था। उसकी बीवी इजाबेल भी उससे डर कर रहा करती थी। उसके बाद हम एक कबीले को देखते हैं जिन्हें रोमा क्लैन कहा जाता था। वो लोग इस टाउन में नए नए शिफ्ट हुए थे। उनमें से एक लेडी एक आदमी को सिल्वर कॉइन्स देते हुए कहती है कि सिल्वर को दोबारा तैयार करो, तूफान आने वाला है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो आदमी ये सुनकर परेशान हो जाता है और उन कॉइन्स को मेल्ट करके वुल्फ के सिल्वर टीथ बना देता है। फिर वो उन दांतों को एक स्कल के जॉ में लगाकर उस औरत को देता है। जॉ लेकर वो औरत बोलती है कि उन्होंने जनरेशन से इसको प्रोटेक्ट किया है और बदले में इन्होंने हमारी जनरेशन को प्रोटेक्ट किया। फिर वो जॉ को सामने रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। रात को एडवर्ड और चार्लेट छुप के अपने डैड की बातें सुनते हैं जो कि टाउन के कुछ बड़ों के साथ उस जमीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर वो कबीला रह रहा था। सब लोग सीमस को बताते हैं कि वो जिप्सी लोग क्लेम करते हैं कि ये उनकी जमीन है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीमस सबके साथ मिलकर प्लान करता है कि हम उनसे वो जमीन खाली करवा लेंगे और उन्हें वहां से निकाल देंगे। अगली सुबह वो लोग उस कबीले पर अटैक करके उन सब लोगों को वहां से जाने का कहते हैं। वो नहीं मानते तो उन सबको मारकर उनके घरों को आग लगा देते हैं। फिर टाउन के वो सब जालिम लोग उनकी डेड बॉडीज के साथ फोटोज भी बनवाते हैं। कबीले के लीडर्स वो लेडी और आदमी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर सीमस के सामने लाया जाता है और वो जॉ भी उसे दिखाया जाता है कि ये इस लेडी के पास से मिला है। सीमस कहता है कि ये जॉ इस लेडी के साथ जमीन में दफना दो और इन दोनों को लोगों के लिए मिसाल बना दो ताकि कोई मेरी जमीन पर दोबारा कब्जा करने का सोचे भी ना। वो लेडी सीमस को धमकी देने लगती है। उसके बाद वो लोग उस आदमी के हाथ पांव काट कर उसे स्केयर क्रो की तरह वहां लटका देते हैं और उस लेडी को जिंदा जमीन में दफना देते हैं। वो कह रही होती है कि तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा और वो दफन होने तक उस जॉ को हाथों में पकड़कर कोई मंत्र पढ़ती रहती है। अगले सीन में चार्लेट को उस जगह का नाइटमेयर आता है जहाँ स्केयर क्रो था। वो ख्वाब में उस जगह पहुंचकर जमीन खोदने लगती है जहां उस लेडी को दफनाया गया था। तभी अचानक से स्केयर क्रो भी जिंदा हो जाता है, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ हम टाउन के बार में एक आदमी जॉन को देखते हैं। जॉन एक पैथोलॉजिस्ट था और वो उस टाउन में उन जिप्सीज का पता करने के लिए आया था। वो इस बारे में बार ओनर से पूछता है मगर वो कुछ नहीं बताता। उसके बाद वहाँ की पुलिस का एक लेफ्टिनेंट आल्फ्रेड जॉन के साथ जाकर बैठता है और उससे पूछता है कि तुम जिप्सीज के बारे में क्यों पूछ रहे थे। वो ये भी कहता है कि गिवर डॉन में जो हुआ उसके बारे में मैंने सुना था। शायद ये सब जॉन के पास्ट के बारे में कुछ था जिसका हमें आगे चल के पता चलेगा। एल्फ्रेड जॉन को टाउन में ज्यादा दिन रुकने के लिए कहता है। अगले सीन में एडवर्ड को भी वैसा ही नाइटमेयर आता है। वो खेलते हुए स्केयर क्रो के पास पहुंच जाता है और जमीन खोदकर वो जॉ निकालता है। तभी लेडी की स्पिरिट उसके सामने आकर डराने लगती है। उसे देखकर एडवर्ड जोर जोर से चीखें मारने लगता है। वो नींद में चलता हुआ अपने घर के बाहर पहुंच गया था। डर से उसकी आंख खुल जाती है। उसकी आवाज सुनकर अंदर से इजाबेल और चार्लेट आती हैं और उसे ले जाती हैं। अगली सुबह एडवर्ड और चार्लेट टाउन के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो एक बच्चा टिमी बोलता है कि मैंने कुछ देखा है। फिर वो सब बच्चों को एक जगह पर लेकर जाता है और उन सब से कसम उठवाता है कि तुम लोग किसी को इस बारे में नहीं बताओगे। वो कहता है कि अगर सीमस को ये पता चल गया तो वो मेरी फैमिली को मरवा देगा। सब कसम खाते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर टिमी उन लोगों को स्केयर क्रो के पास ले जाता है। एडवर्ड बोलता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि एल्डर्स ने मना किया हुआ है। टिमी कहता है कि कुछ नहीं होता और वो उन सबसे पूछता है कि किस किस को स्केयर क्रो और सिल्वर टीथ के नाइटमेयर्स आते हैं। तो सब बच्चे बताते हैं कि उन्हें ये नाइटमेयर आता है
जिसके बाद टिमी उस जगह को खोद के सिल्वर टीथ निकालने का सोचता है। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है मगर टिमी नहीं रुकता और वो जॉ निकाल कर अपने मुंह में लगा लेता है, जिसके बाद वो कुछ अजीब सा हो जाता है और एडवर्ड को गले पर बाइट कर लेता है। एडवर्ड चार्लेट को वहाँ से भाग जाने का कहता है। सब वहाँ से भाग जाते हैं और चार्लेट चिल्लाती हुई जाकर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद सीमस जाकर एडवर्ड को ले आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। लाइट भी एडवर्ड की आंखों में चुभ रही थी, इसलिए रूम में अंधेरा किया हुआ था। एडवर्ड बिल्कुल शॉक्ड लग रहा था। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। मैंने दवाई दी है, वो ठीक हो जाएगा। चार्लेट डरी हुई थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती। रात को उसे फिर से वही नाइटमेयर आता है और डर से उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे एडवर्ड की चीख की आवाज आती है और वो देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि एडवर्ड दर्द से कराह रहा है और उसे लकड़ी की कुछ टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ है। ये देखकर चार्लेट बहुत डर जाती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए भागती है। लेकिन जब सीमस वहां जाता है तो एडवर्ड अपने रूम में नहीं होता। उसके बाद टाउन वाले मिलकर हर जगह उसे ढूंढते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलता। एडवर्ड की फैमिली बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ एल्फ्रेड जॉन के पास जाकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेंशन चलना होगा क्योंकि सीमस का बेटा मिसिंग है और उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये जिप्सी लोगों से कनेक्टेड लगता है और केस से तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो तुम ढूंढ रहे हो। अगले सीन में चार्लेट अपनी मेड के साथ चर्च जाती है तो वहाँ उसे टिमी मिलता है। वो चार्लेट से छुपकर मिलता है और पूछता है कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि वो जॉब पहनने के बाद मुझे क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं ग्राउंड में पड़ा हुआ था। चार्लेट बताती है कि तुमने उन दांतों से एडवर्ड को बाइट कर लिया था और हम सब ने किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। टिमी उसको बाइबल में से कुछ पढ़ के बताता है और कहता है कि जूडास को जीसस के साथ गद्दारी करने के बदले 30 सिल्वर कॉइन्स दिए गए थे और ये दांत उन्हीं कॉइन्स से बने हैं। मैंने उनको चर्च में छुपा दिया है। वो उस बुक का पेज चार्लेट को दे देता है और बताता है कि मैंने ख्वाब में आग देखी है। हमारे बड़ों के गुनाहों की सजा हमें मिलेगी। तभी चार्लेट की मेड वहां आ जाती है और टिमी उसे देखकर भाग जाता है। उसे जंगल के बाहर एडवर्ड नजर आता है और वो उसके पीछे जाता है। तभी कोई क्रिएचर टिमी पर अटैक करता है जिससे उसका बाजू कटकर लटक जाता है। उसके बाद वो जंगल में बने एक हट में छुप जाता है मगर वहाँ भी वही क्रिएचर आ जाता है। उधर जॉन और एल्फ्रेड सीमस के घर पहुँच जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि मामला और ज्यादा खराब हो चुका है और उन्हें टिमी की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि उसी हट में बहुत बुरी हालत में थी। उसको चेक करने के बाद जॉन बताता है कि इसे किसी जंगली जानवर ने मारा है जो कि शायद कोई वुल्फ है। जॉन को टिमी के पास से बाइबल का पेज और लकड़ी का कोई टॉय मिलता है। वो उसके बारे में किसी को नहीं बताता। अल्फ्रेड बोलता है कि इस केस में मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है मगर जॉन कहता है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुककर इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। उसके बाद टिमी को दफना दिया जाता है और जॉन सीमस के साथ उसके घर चला जाता है। वहाँ सीमस उसे सब डिटेल से बताता है कि क्या हुआ था। वो बोलता है कि सबसे यहाँ के लोग बहुत डर गए हैं। वो लोग मेरी जमीनों पर काम करते हैं और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। वो सब चाहते हैं कि मैं इस मैटर को सॉल्व करूं। उसके बाद जॉन एडवर्ड के रूम को और बाकी घर को चेक करता है। उसे बाहर के दरवाजे पर एडवर्ड के ब्लड के निशान मिलते हैं। वो सीमस से कहता है कि हमें सब खिड़कियों और दरवाजों को बोर्ड लगाकर बंद करना होगा। सीमस ऐसा ही करवाता है। रात को सोते हुए जॉन को भी वैसा ही नाइटमेयर आता है जैसा उन बच्चों को आता था। उसे अपनी बेटी और बीवी भी नजर आते हैं जिन्हें स्केयरक्रो ले जाता है। डर से जॉन की आंख खुल जाती है और वो परेशान हो जाता है। अगले दिन डिनर टेबल पर चार्लेट बहुत डरी होती है। सीमस उसे तसल्ली देता है कि जॉन एडवर्ड को ढूंढ लाएगा। रात को जॉन दरवाजे से एडवर्ड के ब्लड का सैंपल लेकर एग्जामिन करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो ह्यूमन ब्लड से मैच नहीं करता। तभी उसे बाहर से कोई आवाज आती है और वो देखने के लिए जाता है। उसे दरवाजे के बाहर किसी जानवर के होने का एहसास होता है और वो सीमस को गन लाने के लिए कहता है मगर उनके जाने तक वो क्रिएचर भाग चुका था। जॉन कहता है कि मैं इसके शिकार के लिए सेटअप लगाना चाहता हूँ। सीमस टाउन के सब एल्डर्स को बुलाकर जॉन के प्लान के बारे में बताता है। जॉन उन्हें बताता है कि यहाँ पे सेम वैसा ही कुछ हो रहा है जैसा गेवोडॉन में हुआ था। वो बताता है कि गेवोडॉन में भी एक बीस्ट आ गया था और उन दिनों में वहीं पर था। वो उन सब लोगों को अपने घरों को बोर्ड करके उनमें ही रहने का कहता है। अगले सीन में 3 लोग किसी काम से अपने खेत में जाते हैं तो उन पर वो वुल्फ जैसा क्रिएचर अटैक कर देता है। उनमें से एक औरत एन जख्मी हालत में वहां से जिंदा बचकर भाग जाती है और लोगों में जाकर सबको बताती है। जॉन उस जगह को चेक करने जाता है तो उसे बताया जाता है कि एन भी उस क्रिएचर के काटने से जख्मी हुई थी। ये सुनकर जॉन उससे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है
मगर तब तक एन भी वहाँ से भाग चुकी थी। जॉन सीमस से कहता है कि अपने सब लोगों को चर्च में ले जाओ और उसे अच्छी तरह बंद कर देना। उधर एन को हम जंगल में देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी बॉडी से भी वुड टेंटिकल्स निकलकर उसे पकड़ लेती हैं और वो पानी में गिर जाती है। उसके बाद सब लोगों को चर्च में शिफ्ट कर दिया जाता है। उधर जॉन और इजाबेल बात करते हैं। जॉन उसे अपनी बीवी और बेटी के बारे में बताता है कि मैंने उन्हें गेवोडॉन के बीस्ट की वजह से खो दिया था क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी। ये माना जाता था कि वो बीस्ट कोई कर्स था। उसके कुछ अर्से बाद जिप्सिस का एक ग्रुप वहाँ पर आया था और उन्होंने बोला था कि इस जमीन को हमने कर्स दिया था जो कि पूरा हो गया। हमारा कर्स सिल्वर में होता है। और तब से जॉन जिप्सिस के उस ग्रुप को ढूंढ रहा था। ये सुनकर इजाबेल उसे बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड की जमीन पर भी वो अपना क्लेम करते थे। वो आगे भी बताने लगती है मगर सीमस वहां आकर उसे रोक देता है और जॉन से कहता है कि कर्स की बातों को छोड़ो, बस अपना काम करो। अगले दिन जॉन जंगल में जाकर ट्रैप्स लगाता है और फिर उस कैबिन में बैठकर वेट करने लगता है। उसकी आंख लग जाती है और फिर उसे दोबारा नाइटमेयर आता है। होश में आने पर जॉन देखता है कि वहां वो क्रिएचर आ गया है जो उस पर अटैक करने लगता है। जॉन खुद को बचाकर बीस्ट को ट्रैप में फंसाता है और फिर उसे मार देता है। वो उसकी बॉडी को सीमस के अस्तबल में ले जाता है और सब एल्डर्स के सामने उसके पेट को काटता है जिसके अंदर से एन बाहर आती है जो कि जिंदा थी। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। जॉन के कहने पर एक आदमी उसे शूट कर देता है। ये देखकर सीमस परेशान हो जाता है कि मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा और जॉन से कहता है कि इजाबेल को ये सब मत बताना। जिस पर जॉन सीमस से कहता है कि गेवोडॉन को कर्स किया गया था। यहाँ पर सबको एक ही नाइटमेयर आ रहा है। वो पूछता है कि वो औरत कौन थी जिसे दफनाया गया था क्योंकि उसने इस जगह को कर्स दिया था जो कि एडवर्ड से स्टार्ट हुआ है और वो उस लेडी का बदला जरूर लेगा। सीमस कहता है कि ये सब मैंने स्टार्ट किया था और मैं खुद ही इसको खत्म करूंगा। वो जॉन की कोई बात नहीं मानता। जॉन इजाबेल से उस औरत का पूछता है तो वो उसे उस टाइम की ली गई फोटो दिखा देती है। जॉन कहता है कि हमें उस जगह दफनाई गई चीज को ढूंढना होगा। फिर वो दोनों चार्लेट से बात करते हैं और उसे उस पेज के बारे में बताते हैं जो टिमी के पास से मिला था और उसमें सिल्वर के बारे में बताया गया था। उसमें लिखा था कि सिल्वर को मेल्ट करने से उसमें गॉड की पावर आ जाती है। चार्लेट उन्हें अपने पास रखा पेज भी दिखाती है और उन सिल्वर के दांतों का बता देती है। सीमस अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल में बीस्ट के शिकार के लिए चला गया था। उसके बाद जॉन चर्च जाकर वो सिल्वर टीथ ले लेता है। यहाँ पर रिवील होता है कि उस सिल्वर को पिघलाने से उस लेडी में पावर आ गई थी और उसने कर्स दिया था कि जिसको भी वो दांत बाइट करेंगे वो इन्फेक्ट हो जाएगा और ये सब सीमस की वजह से हुआ था। जॉन समझ गया था कि ये सिल्वर ही उस कर्स को खत्म कर सकता है। सीमस अपने लोगों के साथ मिलकर बीस्ट को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ उनकी मेड अनाइस लॉन्ड्री के कपड़े लेने के लिए घर से बाहर जाती है तो बीस्ट उस पर अटैक करके उसे इन्फेक्ट कर देता है। अनाइस इस बारे में किसी को नहीं बताती और अपने जख्मों पर बैंडेज करने लगती है। उधर जॉन उन सिल्वर के दांतों को पिघलाकर 4 बुलेट्स बनवा लेता है जैसी एक बुलेट हमने स्टार्ट में कैप्टन के अंदर से निकली हुई देखी थी। सीमस अपने शिकार से वापस आ जाता है और जॉन बाहर फायर ट्रैप्स लगाकर घर के फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर बीस्ट को मारने का प्लान करता है तो उसकी नजर नीचे लटकी हुई शीट्स पर पड़ती है जिन पर खून लगा था। तो वो नीचे जाकर पूछता है कि क्या घर में से कोई मिसिंग है। ये बात अनैस सुन लेती है। सीमस जॉन से कहता है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कल यहाँ से चले जाओ। जॉन उससे कहता है कि तुमने जिप्सिस की जमीन पर कब्जा किया जिस वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हारे जैसे ही किसी लालची इंसान की वजह से मैंने अपनी बीवी और बेटी को खोया था। तुम्हें भी इस सब की सजा मिली है कि तुम्हारा बेटा उसका शिकार बन गया। वो कहता है कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रिवेंज के लिए यहाँ तक नहीं आया बल्कि मुझे सबको खत्म करना है ताकि किसी और मासूम की जान ना जाए। जब तक आर्मी नहीं आती मैं नहीं जाऊंगा। वो दोबारा से छत पर जाकर बीस्ट का इंतजार करने लगता है। उस रात इजाबेल चार्लेट के रूम में सो जाती है। सीमस को डक्ट में से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं तो वो गन और कैंडल स्टैंड लेकर चेक करने के लिए ऊपर जाता है और अनैस के रूम में जाता है तो वो वहाँ नजर नहीं आती। अचानक से बीस्ट सीमस पर अटैक कर देता है। अनैस भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सीमस के हाथ से कैंडल्स गिरती हैं और पर्दे को आग लग जाती है। जॉन किचन में चाय बना रहा था तो इजाबेल वहां जाकर उसे सीमस का पूछती है। ऊपर सीमस बीस्ट को मार देता है और गोली की आवाज सुनकर वो दोनों ऊपर जाते हैं। जॉन अनैस के रूम में जाकर देखता है कि सीमस वहां नहीं है और आग हर तरफ फैल चुकी है। वो नीचे जाता है तो इजाबेल बताती है कि सीमस अभी अभी बाहर गया है। जॉन उसके पीछे जाते हुए इजाबेल को चार्लेट के साथ उस घर से निकलने का कहता है। उसके बाद जॉन अस्तबल पहुंचता है जहाँ पर उसे सीमस मिलता है।
सीमस बोलता है कि मुझे भी नाइटमेयर्स आते थे, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। और वो कहता है कि अनाइस बीस्ट बन चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन क्योंकि उसने सीमस को भी बाइट कर लिया था, इसलिए वो जॉन से कहता है कि इजाबेल और चार्लेट को मेरी तरफ से सॉरी करना, मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ये कहकर वो खुद को आग लगा देता है। जॉन ये देखकर बहुत दुखी होता है। उधर इजाबेल को घर में एक बीस्ट घूमता हुआ नजर आता है और वो चार्लेट को लेकर छुप जाती है और फिर वो दोनों उससे बचते हुए घर से बाहर निकल जाती हैं, जहां जॉन उन्हें लेने के लिए आया था। वो उन्हें चर्च ले जाता है। रास्ते में उनके पीछे एक बीस्ट लग जाता है, जिससे बहुत मुश्किल से बचते हुए वो चर्च में पहुंच जाते हैं। जॉन सब लोगों को बताता है कि मेरे पास सिल्वर बुलेट्स हैं, जिनसे वो बीस्ट डरते हैं और हम सुबह उन बुलेट से इनका शिकार करेंगे। जॉन को बताया जाता है कि सुबह तक आर्मी भी पहुंच जाएगी। फिर वो टिमी के फादर को वो टॉय देता है जो उसे उसके पास से मिला था। उसके बाद वो इजाबेल को सीमस के बारे में बताता है। रात को सबके सोने के बाद इजाबेल प्रे करने लगती है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो दरवाजे के पास जाकर सुनती है तो एडवर्ड की आवाज होती है, जो कि उसे बुला रहा था। इजाबेल इमोशनल होकर दरवाजा खोल देती है। सब लोग उठ जाते हैं। अचानक से वो बीस्ट अंदर घुसकर सबको मारने लगता है। जॉन उसे शूट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी सब बुलेट्स मिस हो रही थीं। जॉन बुलेट्स को इकट्ठी करके दोबारा लोड कर लेता है। अचानक से इजाबेल एडवर्ड को बुलाती है, जो कि बीस्ट था। वो इजाबेल को बाइट करता है और जॉन बुलेट शूट कर देता है, जो कि उसके अंदर से होती हुई बीस्ट को लगती है। इजाबेल और बीस्ट दोनों गिर जाते हैं। एडवर्ड अब ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका था। इजाबेल मरते हुए अपने बेटे को साथ लगा लेती है और तभी उसे होश आता है और वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। यहाँ हमें मूवी के स्टार्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो कैप्टन एडवर्ड था और वो उसी वॉर में मर गया था। एक्चुअली में सिल्वर बुलेट ने उसके अंदर की इन्फेक्शन को खत्म कर दिया था और वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी रहा था। अगले दिन चार्लेट जॉन को 3 सिल्वर बुलेट्स देती है, जो उसने चर्च से उठाई थी, और बताती है कि एडवर्ड को कुछ भी याद नहीं। जॉन उन दोनों को अडॉप्ट करके अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्ट में दिखाई गई औरत चार्लेट थी और वो जॉन से मिलने आई थी, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था। चार्लेट उसे 4th बुलेट देती है और फिर वो मर जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।